साल था 1911। वर्तमान मध्य प्रदेश का एक गांव भाबरा। दीपावली का अवसर था। कई बच्चे दिया सिलाई से खेल रहे थे। अचानक उनके दिमाग में आया कि अगर सारी तीलियां साथ जला दे तो कितनी रोशनी होगी। उन्होंने सारी तीलियां इकट्ठा की, किंतु एक साथ सारी तीलियां जलाने की किसी बच्चे की हिम्मत ना हुई। तभी एक 5 वर्ष के बच्चे ने आगे बढ़कर सारी तीलियां अकेले जला दी, जिसमें उनका हाथ भी जल गया। जब उनके मित्रों ने औषधि लगाने को कहा तो बच्चे का उत्तर था, जला है तो खुद ही ठीक हो जाएगा। अंग्रेज सरकार के पास कोई ऐसी गोली नहीं है जो आजाद को खत्म कर सके। नमस्ते, मैं हूं हरप्रीत कौर। आज किस्सा है एक ऐसे बलिदानी का जिसने बचपन में एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो जीवन भर आजाद रहेगा, आजाद ही जिएगा और अगर मरना पड़ा तो आजाद ही मरेगा। सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर 23 जुलाई 1906 को यह बच्चा पैदा हुआ था। माँ अपने बेटे को संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, पर बेटे का प्लान तो देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का था। ये वही बच्चा था जिसका हाथ माचिस के बारूद से जला था। धीरे धीरे समय बीतता, बच्चा 5 से 15 वर्ष का हो गया। वो बालक थोड़ा बड़ा होकर अब अध्ययन की नगरी काशी आ चुका था, पढ़ने और कुछ बनने। ये वो समय था जब जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सारे बड़े क्रांतिकारी आंदोलन पर उतर आए थे। वो बालक भी एक अंग्रेज सिपाही के सर पर पत्थर मारने के मामले में गिरफ्तार हुआ। उस वक्त वो केवल 16 वर्ष के थे। रंगे हाथों धरे गए थे तो कोर्ट में पेशी हुई। मजिस्ट्रेट ने जब उनसे इनके पिता का नाम पूछा तो जवाब में बालक ने पिता का नाम स्वतंत्रता, अपना नाम आजाद और पता जेल बताया। यह सुनकर मजिस्ट्रेट गुस्से से लाल हो गया और बालक को सजा सुनाई। इसे 15 कोड़े लगाकर छोड़ दो। हर पढ़ते हुए बेन पर बालक वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाता। पीठ का मांस छीलकर अलग हो गया, रक्त की धारा पीठ से बहने लगी, लेकिन फिर भी वीर बालक भारत माँ के नारे लगाता रहा और साथ ही एक प्रतिज्ञा की कि अब वे अंग्रेजों की गिरफ्त में कभी नहीं आएंगे और जीवन भर दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। जेल से बाहर निकलते ही लोगों ने बालक का स्वागत फूल मालाओं से किया। अखबार में उनकी फोटो छपी, वो भी शानदार कैप्शन के साथ। इसके बाद से लोग उन्हें आजाद के नाम से जानने लगे। किस्से का इतना सा भाग जानकर सुनकर आप समझ गए होंगे कि हम आज बात अमर बलिदानी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की कर रहे हैं। आपने चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना भी होगा, मूवीज भी देखी होगी, लेकिन हम आज चर्चा उनके जीवन के उन किस्सों की करेंगे जिनके बारे में बहुत कम बताया गया, क्योंकि उनके जीवन से जुड़ा एक मंदिर भी था। वो मंदिर उन्हें आश्रय देता था, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने और कार्य योजना बनाने के लिए अपना एक कक्ष भी देता था। वो कक्ष आज भी गवाह है इस बात का कि अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने के लिए उसकी दीवारों ने अपने कान बंद कर लिए थे। 4 फरवरी थी, साल था 1922। चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। इससे अनेकों राष्ट्रवादी भावनाओं को एक झटका लगा और उन्होंने तय किया कि हम गांधी जी से अलग अपना खुद का रास्ता अपनाएंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आर्य समाज मंदिर में कुछ युवा जमा थे। चेहरे पर गुस्सा था, किंतु आवाज ऊंची नहीं थी। सब शांत चर्चा कर रहे थे और निश्चय किया कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ा सोचना होगा। ये युवा थे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, शचींद्र नाथ बख्शी और अशफाक उल्ला खान। देश की आजादी के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। उन्हीं दिनों चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात युवा क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता से हुई, जिन्होंने उनका परिचय क्रांतिकारी समूह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल से कराया।
इसके बाद वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के न केवल सदस्य बल्कि चंद्रशेखर आजाद ने सेना प्रमुख यानी कमांडर इन चीफ का दायित्व संभाला। इस दल के गठन के बाद एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया कि हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है आजादी या मौत। उन दिनों क्रांतिकारियों के छिपने, आपस में मिलने, भूख लगने पर भोजन का एक ही स्थान हुआ करता था और वो था आर्य समाज के गुरुकुल और मंदिर। काकोरी कांड को अंजाम देने से 2 दिन पहले इसकी योजना मुरादाबाद आर्य समाज में ही बनाई गई थी। इसमें चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी उपस्थित थे। जिस कक्ष में लोग रुके थे उस कक्ष का नाम आज भी शहीद भवन है। आजाद काकोरी कांड में शामिल थे। उनके अंडर में 10 क्रांतिकारियों ने काकोरी में ट्रेन लूटी जिसमें फिरंगियों का पैसा जा रहा था। सारे पैसे अंग्रेज सिपाहियों के कंधे पर गन तानकर लोहे के बक्से से निकाल लिए गए और वहां से निकल पड़े। जो पैसे आजाद उनके साथियों ने लूटे थे वो बहुत थे और अंग्रेजी हुकूमत के थे, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए अंग्रेज खून देने और लेने दोनों पर उतारू हो गए थे। जिन लोगों ने ट्रेन को लूटा था उनको गोरे सिपाहियों ने खोज खोज कर मारना शुरू किया। 5 उनकी पकड़ में आ गए। गोरों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आजाद भेष बदलने में माहिर थे। वो अंग्रेजों से बच निकले। नंगे पैर विंध्या के जंगलों और पहाड़ों के रास्ते चलकर वो जा पहुंचे कानपुर, जहां उन्होंने एक नई क्रांति की शुरुआत की। इस काम में उन्हें एक साथी मिले, सरदार भगत सिंह। साल था 1928, 30 अक्टूबर का दिन था। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन चल रहा था। इसमें लाला लाजपत राय ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान अंग्रेज सिपाहियों ने उन पर लाठियां बरसाई थी, जिसमें वे बुरी तरह जख्मी हुए और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। आजादी के नायक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद समेत तमाम क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी को बहुत मानते थे। तय हुआ कि लाला जी की हत्या का बदला लिया जाएगा। लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारी जेम्स ए स्कॉट की हत्या की प्लानिंग की। हालांकि पहचान में गलती होने की वजह से स्कॉट की जगह दूसरे पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर्स को गोली मार दी गई। सैंडर्स उस समय लाहौर का एसपी था। इस तरह क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को ये मैसेज दे दिया कि लाला लाजपत राय जी की मौत पर देश चुप नहीं बैठेगा और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह एक सरकारी अधिकारी के रूप में ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में सवार होकर लाहौर से कलकत्ता आर्य समाज में पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद साधु के वेश में एक यात्री दल के साथ मथुरा की ओर निकल गए। इसी बीच उनकी मुलाकात मास्टर रुद्र नारायण सक्सेना से हुई। वे स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। दोनों के बीच में दोस्ती का बीज डालने के लिए यह वजह काफी थी। चंद्रशेखर आजाद कई सालों तक उनके घर पर रहे। अंग्रेजों से बचने के लिए वे अक्सर एक कमरे के नीचे बनी गुप्त जगह रहते थे। निरंतर वहीं से प्लान भी बनाते थे। रुद्र नारायण क्रांतिकारी होने के साथ साथ अच्छे पेंटर भी थे। एक हाथ में बंदूक और दूसरे से मूंछ पकड़े चंद्रशेखर आजाद का फेमस वाला पोर्ट्रेट उन्होंने ही बनाया था। आजाद यहाँ वहाँ छिपते फिरते थे। घर के हालात बहुत खराब थे। अंग्रेज सरकार के पैसे लूटने के अलावा क्रांतिकारियों के पास चंदे का पैसा भी आता था। उनके घर में फाके हो रहे थे। साथियों ने सलाह दी कि इसमें से कुछ रकम निकालकर घर भेज दो। आजाद भड़क गए। ये कहा कि मेरे अकेले के माँ बाप तो है नहीं, बाकी सबके भी हैं। अगर मेरे माँ बाप आजादी के सपने की राह में आते हैं और सचमुच तुम उनकी सेवा करना चाहते हो तो लो पिस्टल, उनको गोली मार दो, उनकी सेवा हो जाएगी। साल था 1931। यह एक ऐसा साल था जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अनेकों सदस्य हमेशा के लिए अमर हो गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव गिरफ्तार हो चुके थे। उनकी फांसी तय थी। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को कैसे भी करके गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन आजाद तो आजाद थे। 27 फरवरी 1931 को आजाद प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में छिपे थे।
मीटिंग के लिए वो अपने बाकी दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। आजाद की अपने ही एक साथी से किसी बात को लेकर बहस हो गई थी और इसका बदला लेने के लिए आजाद के साथी ने उनसे गद्दारी की और आजाद के पार्क में छिपे होने की बात अंग्रेजों को बता दी। इतना काफी था उनके लिए। पूरी फौज लेकर पहुंच गए और बाहर से पार्क को घेर लिया और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले और साथी की गद्दारी दोनों से आजाद बेखबर थे। उनके पास एक ही पिस्तौल थी और गिनी हुई गोलियां। वो लड़ते रहे, सिर्फ अंग्रेजों पर गोलियां दागी ताकि उनके साथी को चोट न पहुंचे और कम गोलियों में अंग्रेजों को ढेर कर सके। अंत में उनके पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची, जिसे उन्होंने अपने आप को मार डाली और जिंदा ना पकड़े जाने की कसम को पूरा किया। जाते जाते वो एक बार फिर शेर बोल गए, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। जैसे ही आजाद की बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। समूचे शहर में आजाद के बलिदान की खबर से जबरदस्त तनाव हो गया। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे, लोग सड़कों पर आ गए। अगले दिन आजाद की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि प्रयागराज की मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रयागराज की जनता के रूप में सारा हिंदुस्तान अपने सपूत को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा हो। चंद्रशेखर आजाद ने वीरता की नई परिभाषा लिखी थी। उनके बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन और तेज हो गया। माचिस की एक तीली से सारी तीली जलाने वाला वो बच्चा युवा होते होते क्रांति की ऐसी मशाल जला गया, जिससे प्रेरणा लेकर हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आजाद के बलिदान के 16 वर्षों बाद 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान की आजादी का उनका सपना पूरा तो हुआ, किंतु वे उसे जीते जी देख ना सके। महान अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी को आर्य समाज का एक बार फिर शत शत नमन। अंग्रेज सरकार के पास कोई ऐसी गोली नहीं है जो आजाद को खत्म कर सके।